इतनी शानदार क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर लेकर आ गया हूँ। फुल चैप्टर आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, जिसका हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, 5 से 6 पॉइंट होती है। पहला होती है संयोजन अभिक्रिया। पहले तो आपको जाना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन है क्या, इक्वेशन है क्या, ये सब बताऊँगा। उसके बाद संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब है क्या, उपचयन, अपचयन, ये सारा चीज़ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। संक्षारण, विकृत गंधिता, सारा चीज़ आज की इस वीडियो में बताऊँ। तो अगर आपका टारगेट 2027 बोर्ड की है तो आप आसानी से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 2026 तो निकल गया है। ठीक है, तो हम लोग पूरा रिएक्शन, इक्वेशन, बैलेंसिंग, एग्जाम्पल्स के साथ पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को, बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम समीकरण चैप्टर 1 में हम लोग इस अध्याय में क्या क्या सीखेंगे, ये देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लेकर आ गया हूँ। पहला सीखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है क्या, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानते हैं, रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है और संतुलित कैसे करना है, आप प्रश्नावली में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है क्या। ठीक है, ये देखिए, जब किसी भी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, हम कह सकते हैं कि वो रासायनिक प्रक्रिया है, अभिक्रिया है। प्रक्रिया अभिक्रिया एक ही होते हैं। तो किसी पदार्थ क्या हो जाता है, तो मान ले दूध वगैरह हो गया, तो अगर आप उसे दही में परिवर्तन करेंगे तो दूध हो गया आपका क्या, पदार्थ या फिर प्रकृति हो गया। उसमें अगर पहचान बदल, मान लो दही अगर बन गया है, ठीक है, तो उसको दही में बना दिया गया, तो रासायनिक परिवर्तन तो हो गया। मान लीजिए किसी भी छड़ है, यानी रड जो बिल्डिंग में लगता है, उसमें जंग लग गई तो उसका रंग हो जाएगा भूरा कलर। ठीक है, तो उसमें भी बदल गई ना, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो वहीं पे दैनिक जीवन के उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। पहला है आपको गर्मियों में दूध का खट्टा होना। अगर दूध खट्टा हो जाएगा तो क्या पहले जैसा मीठा दूध बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। लोहे में कील के जंग लग जाना, देखिए लोहे में जब जंग लग जाएगी तो पहले जैसे नया कील बना सकते, नहीं बना सकते। भोजन को पकना, जब किसी भी कच्चे भोजन को अगर एक बार पका देंगे हम लोग, तो क्या उसे दोबारा कच्चा भोजन में बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर, हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, उसमें खाना पच जाने के बाद दोबारा कच्चे खाना जैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। हमारा सांस लेना, बहुत सारे गैस सांस लेते हैं, लेकिन हमारा बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके बाकी सब गैस को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये सब आपको हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, मत हल्ला करावा रे। इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद रखने के लिए, भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था बदलती है, उसमें कोई नया पदार्थ बनता नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है आपका, तो इसमें आपका अवस्था बदलती है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, इसमें परिवर्तन के परीक्षण क्या होगा। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई भी पदार्थ अगर हम देखेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो हम इन 4 चीज़ों से हम देख सकते हैं उसमें। पहला कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो हम जान सकते हैं कि ये परिवर्तन हुआ है। इसमें रंग में परिवर्तन हुआ है, तो अगर हुआ रहेगा रंग में परिवर्तन भी, तो उसमें आपको वो भी आपको बदलाव देखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन है। तापमान में परिवर्तन अगर रहेगा तब भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण में हम लोग देखते हैं, तो रासायनिक समीकरण के अंतर्गत क्या हम जानेंगे भाई, तो अभिक्रिया को संक्षेप में कैसे लिखेंगे, ये चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द में लिखेंगे, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इसमें जो भी रहेगा। अरे बूढ़ो मर। फिर हम लोग समीकरण में लिखेंगे संकेत के रूप में, जैसे हम हाइड्रोजन को ए से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को ओ से दर्शाते हैं, इस प्रकार। ठीक है, तो पहले शब्द समीकरण हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सरल तरीके से लिखेंगे। उदाहरण के लिए हम क्रियाकलाप 1.1 में देखें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर हम लिखेंगे अथी के रूप में, प्रतीक के रूप में, ठीक है, संकेत में, तो मैग्नीशियम का होता है Mg। ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो जाता है, 2 कट जाता है। ठीक है, इस प्रकार आता है। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत भाई, जब ये तो हमारा बन गया, मान लीजिए कि हम समीकरण बना लिए, लेकिन समीकरण के अंतर्गत भी हम कैसे पहचानेंगे इसका नाम क्या है। इसका नाम भी तो होगा ना, कि मान लीजिए ये दोनों जो प्लस में दिया है, ये एरो से पहले जो दिया है, इसका नाम क्या है, एरो के बाद और इसको नाम क्या है, तो हम इससे हम लोग कहेंगे अभिकारक LHS, और इसको हम कहेंगे RHS, जिससे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लेकर आ गया कि अभिकारक रिएक्टेंट्स क्या है आपका, तो वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ना,
जिससे LHS पर होता है। उत्पाद हो जाए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जानते हैं उत्पाद बनना, तो अभिक्रिया में बनने वाला नए पदार्थ जिससे RH पर तीर के बाद निशान में जो दिखता है उससे हम लोग RH कहते हैं। तो इसमें देखिए अभिकारक, उसके बाद एरो दिया है, उसके बाद उत्पाद दिया गया है। अब समीकरण को लिखना कैसे है ये जानेंगे आप, ठीक है। समीकरण को लिखना कैसे है ये जानेंगे। तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो जो शब्द भी मैंने बताया था जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, उसके जगह पर हम लोग अब इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए जो पहले फर्स्ट में लिखे थे हिंदी में, ठीक है, उसके अंदर देखिए मैग्नीशियम का Mg होता है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ फोट, मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2, क्या बना MgO, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के समीकरण में ढांचा रासायनिक समीकरण स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। कौन बोलो, यह समीकरण असंतुलित है तो क्योंकि तीर के दोनों तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अब इसको कैसे पता चलेंगे भाई, ये बताओ भाई, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है दोस्त, कि तीर के पहले जो अभिकारक है उत्पाद है, क्या ये दोनों में तत्व बराबर है। Mg इधर एक, मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी एक है, तो इसको संतुलित करना है, मतलब दोनों भाई को बराबर बराबर देना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम एक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जब दो है तो मैं इसको रेड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर दो लगा दो। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम भी दो हो गया, ऑक्सीजन भी दो गया, तो मैग्नीशियम यहाँ एक है तो यहाँ पर भी दो लगा दो, इधर भी मैग्नीशियम दो, इधर भी मैग्नीशियम दो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो, ठीक है। तो ये आपका समीकरण हो गया। अब हमेशा चेक कर सकते हैं कि LHS इक्वल टू RH, यानी कि संतुलित है कि नहीं, आपको ये देखना है। तो LHS तरफ बराबर और RH तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, तब आपको पता चल जाएगा कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। अब बात रहे कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। भाई अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण रखते हैं तो इसका महत्व कुछ रहेगा, तभी तो नहीं, रखने से क्या फ़ायदा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को रखना या करना क्यों जरूरी है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ये क्या कहते हैं आपको, यानी कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, नियम क्या कहता है इसका, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही विनाश, नहीं मतलब न ही खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहनी चाहिए, ठीक है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण हीट एवं ट्रायल विधि क्या है, तो आयरन प्लस में जल को अगर हम लिखते हैं तो आयरन ऑक्साइड दे देगा, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। प्रत्येक चरण में आप इसको संतुलित कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें संतुलित करके बताया गया है। यहाँ देखिए आयरन इधर एक है तो यहाँ पर भी आयरन है। प्रत्येक चरण दो में दिया गया, पहला है कि आयरन 1 में दिया, चुप रह लगे ही दिया गया, बताया गया। देखिए हाइड्रोजन, आयरन इधर एक है, जल इधर एक ही है, जल इधर है कितना, फिर ये सब सेम इसको उतार के बॉक्स बना दिया। लेकिन चरण 2 में इसको देखिए संतुलित कर दिया गया है, ठीक है। चरण 1 हो गया, चरण 2 देखिए इधर क्या कह रहा है कि जो LHS तरफ आयरन है वो एक है, लेकिन वहीं पे इधर उत्पाद तरफ RH तरफ 3 है। वहीं पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो इधर आपको हाइड्रोजन इधर भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन इधर 4 है, मतलब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन आयरन का और ऑक्सीजन का संतुलित करना है, ठीक है। तो आयरन का हम यहाँ पर 3 लगा देंगे तो बराबर यहाँ 3 हो जाएगा। अब वहाँ पर ये दोनों तो बराबर है। अब ऑक्सीजन को हम इधर 4 करना है ना, तो ऑक्सीजन को अगर आप 4 करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 लगाना होगा। जब यहाँ पर 4 लगा देंगे तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 लगा दीजिए, ठीक है। सिंपल, संतुलित हो गया। अब देखेंगे हम लोग तीसरा में सबसे बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़े यौगिक से शुरुआत कैसे करना है ये देखिए। तो सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक जो होता है ये आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ चुनना है। इसमें भी सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व ऑक्सीजन को पहले संतुलित करना है। RH में 4 ऑक्सीजन रहेगा, LHS में H2O के बाद आगे 4 लगा दे। सिंपल वही वाला बताया जो मैंने संतुलित करके आप लोगों को बताया था। ये देखिए यहाँ पर 4 लगा दिया है, सिंपल हो जाएगा ना सब। इधर 8 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 4 लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे यहाँ पर एक टिप्स दिया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे आप खुद से पढ़ सकते हैं, सिंपल है, कुछ है नहीं। अब ऑक्सीजन में परमाणु संख्या देखते हैं हम लोग। तो LHS की तरफ 4 है और RH की तरफ 3, मतलब संतुलित है। वहीं पे देखेंगे चरण 4 और 5 में बाकी तत्वों को संतुलित कैसे करना है। तो वो तो ऑक्सीजन के लिए बताया था, लेकिन देखिए चरण 4 में क्या है कि हाइड्रोजन को आप संतुलित कर रहे हैं। तो LHS तरफ हाइड्रोजन 2 4 है,
तो इसमें 2 लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। RHS तरफ 2 है, मतलब इसके आगे 4 लगा देंगे। सिंपल, यहाँ देखो यहाँ पर 4 लगाया है ना, सिंपल वही है। और आयरन की तरफ यहाँ पर 3 लगाया, जो मैंने बताया तो वही है। चरण 6 7 में क्या बताया, अंतिम में जांचना है कि LHS तरफ 3 है तो हाँ 3 है, LHS तरफ 8 है तो 8 है, LHS तरफ 4 है तो 4 है। क्या ये देखिए, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन संतुलित, अब वो संतुलित है। अब चरण भौतिक अवस्था में संकेत देख सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जलीय, विलयन, ये भौतिक अवस्था में होती है। यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा दे सकते हैं कि ध्यान दें कि H2O जो है ये आपको का अर्थ है कि जल भाप के रूप में उपयोग हुआ है। H2O, अगर H2O के आगे अगर G लगा दिया है, जैसे यहाँ पर लगाया है H2O के आगे G, तो समझिएगा कि जो जल है उसको भाप के रूप में, गैस के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चरण 7 में ठोस को S से दर्शाएगा, द्रव को I से और गैस को G से और जलीय विलयन को एक Q से। तो यहाँ पर सिंपल ये देखिए अंतिम समीकरण में क्या दिया है कि Fe3FeS मतलब आयरन है। क्या है कि जो आयरन है ये भैया ठोस है, वहीं पे जल गैस है, मतलब जल गैस है। कैसे है भाई, तो भाप के रूप में यूज हो रहा है। वहीं पे Fe3O4 क्या है, भी ठोस है भाई, ठोस है, सॉलिड है। H2O गैस, H2 हाइड्रोजन तो गैस है, नॉर्मल आप जो जानते हैं। अब समीकरण को और सूचनापूर्ण कैसे बनाना है, तो कभी कभी अभिक्रिया में परिस्थितियों जैसे ताप, दाब या फिर उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए CO के किस प्रकार लिखा गया है। CO गैस है, प्लस में H2O भी गैस है। फिर आपको यहाँ पर आपको 340 ATM के रूप में करता है तो CH3OH I बनता है। ठीक है, उदाहरण 2 में देख सकते हैं हमको प्रकाश संश्लेषण का विश्लेषण किया, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर जल को 12 लेवल में। तो क्लोरोफिल अगर आप देखते हैं तो C6H12O6 आपको ये AQ बन जाएगा। वहीं पे जल AQ है, ऑक्सीजन गैस AQ है, जल भी आपका AQ है। अब इस पर हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक समीकरण के 6 प्रकार होते हैं, लगभग 6 रूप होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये इतना क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो कल फिर 7 बजे इसके बारे में डेफिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, याद दिलाना भाई, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं अभी बहुत है क्लास, अभी और क्लास बहुत है, क्लास ये लंबा हो जाएगा। लेकिन हम लोग कल रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत भी जो मेन इम्पोर्टेंट होगा ना, जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक बात और, झारखंड से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट्स वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आता है उसका मैं सबसे पहले अपने इस चैनल पर बता देता हूँ। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑल सब्जेक्ट या फिर ऑल नोटिफिकेशन, झारखंड से किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो, 10th वाइज हो, कुछ भी हो, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं अपने चैनल पर बता देता हूँ। तो उसमें अगर आपको अच्छा लगता है कि हमें फ़ायदेमंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जो पढ़ाऊँगा 100% आएगा, मैं खुद 90% किया हूँ 2022 में। ठीक है, बाकी कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग जब बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।